बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला लेने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मई की 25 तारीख इतवार का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हमेशा अजीबो गरीब काम करती हैं, खुद नुमाई पर मबनी काम, ऐसा काम कि जैसा हमने एक फिल्म में एक हीरोइन को, गालिबन करीना कपूर को कहते हुए सुना था, मैं अपनी फेवरेट हूं, उस जैसा काम मरियम नवाज शरीफ साहिबा मेरी राय में करती हैं। एक बार फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसी तरह का कारनामा अंजाम दिया है। पहले उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारे सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने एक तज्जिया लिखा है, एक कॉलम लिखा है, और उस कॉलम में उन्होंने आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल साहब को फूल करार दिया है, शहबाज शरीफ साहब को बनाया है बुलबुल, और इमरान खान साहब को उन्होंने बनाया है कांटा। इसकी भी बात करेंगे। और हमारा छोटा भाई इकरारुल हसन वो क्या कहता है मौजूदा हालात पर, यह बहुत जरूरी है कि मैं आपके सामने रखूं, इसकी भी बात करेंगे। देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से शुरू करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक एथलीट हैं जिन्होंने लंदन मैराथन में हिस्सा लिया। लंदन मैराथन हुई, कोई 60-62 हजार लोगों ने हिस्सा लिया, दुनिया भर से लोग शरीक थे, बहुत बड़ी मैराथन थी। और इस मैराथन में शिरकत की एक फीस थी, वो फीस देकर आप शरीक हो सकते थे। जो जीतेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड उसे इनाम मिलेगा, कुछ कैटेगरीज थी, उन कैटेगरीज में इनामात मिलेंगे। जो फिनिश करेगा पूरा चक्कर, उसे फिनिश करने का सर्टिफिकेट और एक मेडल मिलेगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा, बस ये था। लेकिन फी देकर शिरकत करनी थी। आप जीत गए तो इनाम मिलेगा, और फी तो गई। ये लंदन मैराथन थी, और मैराथन एक बड़ी जबरदस्त चीज है। ये कहते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम, और इसमें शिरकत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर एक कदीम सकाफती तारीखी चीज है एथलेटिक्स के हवाले से, इसलिए इसमें शिरकत को बड़ा सराहा जाता है। तो लंदन मैराथन में पाकिस्तान की जानिब से भी कोई 40-42 एथलीट्स शरीक हुए, और इन्होंने भी फीस देकर इस मैराथन में हिस्सा लिया। मोना खान पाकिस्तान की एक एथलीट हैं, इन्होंने और इनके कोच ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। और इसमें हिस्सा लेते हुए इन लोगों ने जो टी शर्ट पहनी, मोना खान ने भी और इनके कोच ने भी, उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर थी। और मोना खान की उस टी शर्ट पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक तस्वीर, पाकिस्तान का परचम, मरियम नवाज शरीफ नाम लिखा हुआ था, और इस पर मजीद लिखा हुआ था द ट्रू लीडर ऑफ पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इनकी शर्ट पर जितना पढ़ा जा रहा है उसमें द ट्रू लीडर ऑफ पाकिस्तान ये मोना खान की शर्ट पे लिखा हुआ था। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मोना खान को बुलाया। इसके बाद क्यों, मैं आपको बताता हूं। मोना खान साहिबा दौड़ी, और दौड़ने के बाद मोना खान साहिबा ने ये मैराथन मुकम्मल की, ट्वीट किया, लिखा लंदन मैराथन 42.2 किलोमीटर, बहुत लंबी दौड़ होती है, इसमें आपने हिस्सा लिया है तो बड़ी हिम्मत की बात है। Ran alongside 60,000 runners from around the world, I proudly represented Pakistan and dedicated my run to the strong women Jama of my country, especially our first ever female CM, Maryam Nawaz Sharif Sahiba. The energy and support from the amazing London crowd was unforgettable. उसके बाद इन्होंने टैग किया, इन्होंने लंदन में दौड़ने के बाद टैग किया अजमा बुखारी को, तलाल चौधरी को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, और PMLN डिजिटल को। इन्होंने टैग करके बताया कि मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शर्ट पहनकर दौड़ी हूं, ये मेरी शर्ट, मेरे कोच की शर्ट, हम ऐसे दौड़े हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इनको बुलाया, और इनको बुलाया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इनको दिए 5 लाख रुपए, और इनके कोच को दिए 5 लाख रुपए, और इनको एक अदद गोल्ड मेडल भी दिया, और अजरक का तोहफा भी दिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। और इनकी टी शर्ट पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दस्तखत भी किए। ये ऐलान करके हमें मरियम औरंगजेब साहिबा ने बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं हमेशा कहता हूं ना, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जानिब से 40 लोग दौड़े, उन 40 लोगों में भी ये मोना खान साहिबा गालिबन कुछ आखिर के 10 में शामिल थी। बाकी 30 लोग उन हजारों लोगों में जिस पोजीशन पर भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान के 40-42 लोगों में ये आखिरी 10 में थी। लेकिन चूंकि इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शर्ट पहनी थी, तो इनको मिले 5 लाख रुपए।
جو باقی دوڑے ہیں انہوں نے یہ 42 کلومیٹر یہ چکر مکمل نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کی نمائندگی نہیں کی، انہوں نے ان سے بہتر پرفارم نہیں کیا، لیکن چونکہ انہوں نے اور ان کے کوچ نے مریم نواز شریف کی ٹی شرٹ پہنی تھی اس لیے دونوں کو ملے 5-5 لاکھ روپے۔ یہ ہے خود نمائی کی انتہا۔ ایک شعیب بھرت نام کے ان کے وزیر ہیں پنجاب کے، انہوں نے شہباز گل صاحب کو ایسی کی تیسی کر کے سنائی تھی اور بتایا تھا کہ گل صاحب آپ نے یہ جو فارم لگایا ہے اسپتال والا، یہ فارم مریم نواز شریف کی جس میں واٹر مارک کی طرح تصویر ہے یہ جعلی ہے۔ اور پھر دھڑا دھڑ لوگوں نے لکھنا شروع کیا فیک اور صحافیوں کو گالیاں دی۔ میں نے وہ فارم 2 بار لگایا ہوا تھا ٹویٹر پہ اور میں نے لگا کے رکھا کیونکہ مجھے ہی پتا تھا خبر ٹھیک ہے۔ جیو فیکٹ چیک نے ان کا بھانڈا پھوڑا اور بتایا کہ جو ریڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان لوگوں نے غالباً آؤٹ سورس کر دیا ہے، ایک پرائیویٹ کمپنی کو دے دیا ہے۔ اس پرائیویٹ کمپنی سے مریم نواز شریف کی ٹیم نے کہا تھا کہ اس کا جو فارم ہوگا اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر ہوگی، وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر بتا دیا۔ تو یہ جو گالیاں دے رہے تھے نا صحافیوں کو، شہباز گل کو، مجھے، باقی لوگوں کو کہ تم نے مریم نواز شریف کی فیک تصویر پوسٹ کی تھی، لے کے جائیں قانونی کارروائی کے لیے۔ تو آپ کی سی ایم صاحبہ کو ابھی بھی دیکھ لیجئے مونا خان کے کیس میں بھی اور ویسے بھی شوق ہے انتہائی درجے کی خود نمائی کا۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پھول، شہباز شریف صاحب بلبل، عمران خان صاحب کانٹا۔ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا روزنامہ جنگ میں اور لکھا اپنے کالم میں دوسرے پیراگراف میں، جنگ میں فتح کے بعد ثمرات سمیٹنے کے لیے ہر کوئی فتح کا باپ بن جاتا ہے، یہ بڑا ہی خطرناک لمحہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کو تضادستان لکھتے ہیں۔ تضادستان کے سول ملٹری تعلقات کی تاریخ بڑی تلخ ہے۔ کارگل کی وجہ سے سیاسی حکومت رخصت ہو گئی تھی، جنیوا معاہدے میں نئی افغان حکومت کی تشکیل پر اختلاف کی وجہ سے محمد خان جنیجو کو گھر بھیج دیا گیا تھا، مگر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی روایتی لچک اور کشادہ دلی سے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹا دیا۔ یعنی آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ ہو سکتا تھا، خوش اسلوبی سے نمٹا دیا۔ شہباز شریف صوفی شاعر میاں محمد بخش کی وہ بلبل بن گئے جسے پھولوں کی قدر ہوتی ہے۔ پھر آگے انہوں نے لکھا، قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندی گرج کی جانے۔ اب یہ گرج ہے یا گرج ہے یہ پنجابی کا لفظ ہے، یہ گدھ کو کہتے ہیں۔ قدر پھلاندی گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ تو انہوں نے کہا شہباز شریف تو بلبل ہے، وہ پھول کی قدر جانتا ہے اور عاصم منیر پھول ہیں۔ آگے سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں، وزیر اعظم نے بلبل بن کر نہ صرف فوج کی بہادری کے ترانے گائے بلکہ اصل ہیرو جنرل عاصم منیر کو پھول جانتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے اعزاز سے بھی نوازا۔ کچھ روز پہلے وزیر اعظم نے چند منتخب صحافیوں کو اسلام آباد میں عرصہ دراز کے بعد یاد کیا اور انہیں جنگ کی تفصیلات پر اعتماد میں لیا۔ پھر وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، اس گستاخ نے پوچھا کہ فیلڈ مارشل بنانے کی تجویز کہیں سے آئی تھی یا آپ نے خود فیصلہ کیا؟ وزیر اعظم نے جواباً 2-3 بار زور دے کر کہا کہ یہ میری تجویز تھی، ہم نے خود اس کا فیصلہ کیا، صدر کو اعتماد میں لیا اور آرمی چیف نے اسے قبول کر لیا۔ ماضی میں حکمرانوں کا رویہ گرجوں یعنی چیلوں والا تھا جنہیں پھولوں کی ذرا برابر قدر نہیں تھی۔ شہباز شریف بلبل ہیں، صاف دماغ ہیں، اس لیے انہیں نہ صرف پھول کی قدر ہے بلکہ وہ پھولوں کو قدر اور اعزاز دینا بھی جانتے ہیں۔ اقتدار کے ایوان شیشے کے گھر ہوتے ہیں، اس لیے ان میں مقیم لوگ گستاخ اور سرکش گھوڑے نہیں ہو سکتے، وہ سدھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سدھایا ہوا ہوتا ہے سہیل وڑائی صاحب ٹرینڈ مطلب اس میں کچھ اپنی صلاحیتیں نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ نو آموز نہیں آزمودہ ہوتے ہیں، شیشے کے گھر میں کوئی سرکش آ جائے تو حسن ترتیب ٹوٹ جاتا ہے۔ اسد اللہ غالب کے شعر کے مصداق مجنوں پر سنگ اٹھاتے ہوئے یہ پوچھنے کی ہمت کی کہ سول ملٹری تعلقات میں اونچ نیچ کی وجہ سے کئی سیاسی حکومتیں وقت سے پہلے گھر چلی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم نے بڑے اعتماد سے کہا ہمارے تعلقات بہت بہترین ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب کے عاصم منیر صاحب کے تعلقات بہت بہترین ہیں، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ حکومت ختم ہونے میں تو کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، حکومت ختم ہونے کی وہ کل بھی ختم ہو سکتی ہے، حکومت کل بھی ختم ہو سکتی ہے اور مدت پوری بھی کر سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کل بھی ختم ہو سکتی ہے، مدت پوری بھی کر سکتی ہے۔ پھر سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں، اس محفل میں جہاں بلبل وزیر اعظم ہو، پھول فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہو، وہاں کانٹے کا ذکر تو ہونا ہی تھا، سو ہوا۔ کئی بار دوستوں نے یہ سوال پوچھا کہ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے۔ اب یہ سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے، ٹیلی ویژن پہ نہیں بولنے دیا جاتا عمران خان۔ سہیل وڑائی صاحب تو لکھ سکتے تھے، لیکن سہیل وڑائی صاحب بھی صاف دماغ والی بلبل ہے، تو کہنے لگے بانی پی ٹی آئی۔
बानी पीटीआई, इमरान खान नहीं कहा इन्होंने, बानी पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे? किसी ने तजवीज़ भरा सवाल किया कि बाहर भेजे जाने वाले वफूद में ऑपोजिशन होती तो क्या अच्छा ना होता? वजीर आजम ने कहा, मैं तो मुज़ाकरात के लिए कई बार दावत दे चुका हूं, अभी तक दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बैरूनी वफूद के बारे में कहा, यह भारत की तरह के पार्लिमानी वफूद नहीं, ये हुकूमती वफूद हैं जिनमें हुकूमत के नामजद करदा सफारतकार और लीडर शामिल किए गए हैं। भारत ने जो वफूद भेजे हैं वो पार्लिमानी है, क्योंकि इंडिया के लोगों की नुमाइंदगी हो रही है, इंडिया की नुमाइंदगी। तो जो लोगों के वोट लेकर आए हैं वो गए हैं। यहां शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत के लोग भेज दिए, क्योंकि हुकूमत जैसे आई है हुकूमत ही जाएगी। फिर उसके बाद सुहेल वालिद साहब कहते हैं, बुलबुल का नगमा सोजोसाज उस वक्त संसदी खेज रंग इख्तियार कर गया जब उन्होंने 3-4 रोजा जंग के वाकयात बयान किए, जिसमें हुकूमती, अस्करी और सिफारती मुश्तरका हिकमत अमली की तफसील बयान की गई। उन्होंने बताया कि भारत ने पहले रोज मुरीद के और बहावलपुर के हमलों के बाद फायरबंदी की बात की, हम तक पहुंचाई, जवाबन तैयारी गिराए गए तो सीज फायर की पेशकश फिर आई। अमरीकी वजीर खारजा माइको रूबियो पाकिस्तान और भारत दोनों अतराफ में बात कर रहे थे, मगर आर्मी चीफ और हुकूमत दोनों मुत्तफिक थे कि भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिए बगैर सीज फायर देर पा नहीं हो सकती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हमने 1.5 दिन तैयारी के लिए लिया और फिर रात 3 बजे जनरल आसिम मुनीर ने फोन करके बताया कि हम हमले के लिए तैयार हैं, और फिर बाहम मशवरे से भरपूर हमले करके भारत को सबक सिखा दिया गया। अब सुहेल वड़ाई साहब आगे लिखते हैं कि मियां साहब इसमें शामिल थे या नहीं थे, तो बड़े मियां साहब का, नवाज शरीफ साहब का क्या बना? तो वो कहते हैं, वजीर आजम दाम में आने वाली बुलबुल नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए तेजी से कहा, मैं अपने लीडर मियां नवाज शरीफ से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करता। तो ये आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में बकौल सुहेल वड़ाई साहब के शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा था। अब यहां यह भी बात हुई कि अली अमीन गंडापुर सियासी मुहिम और मुल्की सियासी सूरत हाल में क्या बनेगा। सुहेल वड़ाई साहब इस हवाले से लिखते हैं कि अब अगर ऑपोजिशन वाले आएंगे तो क्या होगा। वो कहते हैं, तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, अलबत्ता वजीर आला गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में होने की वजह से अपने सूबे से एक जुलूस ला सकते हैं। मगर दूसरी तरफ गंडापुर के बारे में मुक्तदरा में वो नर्म गोशा बाकी नहीं रहा जो माजी में था। अगर केपी से कोई जुलूस लाने की कोशिश की गई तो इस मर्तबा शदीद सख्ती का इम्कान है। 26 नवंबर को गोलियां चली थी। सुहेल वड़ाई साहब उसके बाद कह रहे हैं कि मजीद सख्ती का इम्कान है, शदीद सख्ती का इम्कान है। दूसरी तरफ वजीर आजम और मुक्तदरा दोनों वजीर आला गंडापुर की इंतजामी सलाहियतों पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। कहा जा रहा है कि पख्तूनख्वा हुकूमत की गलतियों की वजह से 3 से 8 अजला में तालिबान रात को पूरा इलाका संभाल लेते हैं। हुकूमती रिट 8 अजला से खत्म हो चुकी है। इसी वजह से सिक्योरिटी इदारों को दर्जनों मुसल्लह तालिबान से मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। अगर वाकई खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बाजार गर्म हुआ तो इसका पहला शिकार वजीर आला होंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हो सकती है। पहला शिकार अगर कुछ हुआ तो अब गंडापुर साहब होंगे। सुहेल वड़ाई साहब ये गंडापुर साहब को डराते हुए बता रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात हो रही है ना कि इनकी गलतियां हैं, तो बलोचिस्तान की हुकूमत का हाल देखिए। वहां तमाम रहनुमा बता रहे हैं कि रिट ऑफ गवर्नमेंट का बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन चूंकि वहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पीटीआई की हुकूमत है तो यहां प्रॉब्लम है। अब आखिर में बात इकरारुल हसन साहब की। इकरारुल हसन साहब ने ट्वीट किया और ट्वीट करके इकरारुल हसन साहब ने यह कहा कि इमरान खान के ना होते हुए पाकिस्तान जंग भी जीत गया, मईशत भी संभल गई, अब क्या करना है। ये इकरारुल हसन साहब ने बात की। तो बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था, छोटे भाइयों की तरह मुझे बड़े अजीज है, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हम अक्सर फोन पे बात करते हैं। तो इकरारुल हसन साहब, इमरान खान साहब नहीं हैं और पाकिस्तान ने जंग जीत ली, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से निकल आया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल में दाखिल हुआ इन लोगों की वजह से। ये लोग खासी बेहतर इकोनॉमी को इस सूरत हाल में लेकर गए थे। ये लोग जिस जगह महंगाई को लेकर गए हमारे सामने है। और अब ये जो दावे करते हैं ना कि शरह सूद 22% थी, हम यहां पर लेकर आए, तो 22% पर लेकर भी ये लोग गए थे। महंगाई को 38% पर लेकर भी ये लोग गए थे। और आप जो बात कर रहे हैं इमरान खान नहीं है, पाकिस्तान जंग जीत गया, तो क्या करें? इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को सही मान लें, इलेक्शन मैंडेट चोरी को सही मान लें, ये जो सियासी कैदियों के साथ हो रहा है, बगैर सजा के, बगैर रिकॉर्ड के मुसलसल उनको जेलों में घसीटा जा रहा है, सही मान लें। ये जो काजी फाइज ईसा ने किया बल्ले का निशान छीन कर, और उसके बाद 3 महीने के बाद भी
रीकाउंटिंग के ऑर्डर देके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीन के सही मान लें। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को जूते की नोक पे रखा गया, सही मान लें। आप जैसे लोग न जाने क्या करेंगे। यानी इस मुल्क में कानून का मजाक बना दिया गया, आइन का मजाक बना दिया गया, और आप कह रहे हैं कि इमरान खान के ना होने से पाकिस्तान ने यह कर लिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। इमरान खान आज है, कल नहीं होगा। शहबाज शरीफ आज है, कल नहीं होगा। पाकिस्तान सलामत रहे, आमीन। मैं आज हूं, नहीं हूंगा, कल आप नहीं होंगे। ये हकीकतें हैं। लेकिन बात यह है कि एक है बुनियादी सूरत हाल, एक है सच और हक बात। वो हमें हर हाल में करनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।